किसी ने बहुत कमाल की लाइनें गाई हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ जी? ਵਧੀਆ हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली ਵਧੀਆ है सारी? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आज मैंने सुबह एक अनाउंसमेंट की थी, सुन ली ना? हमारी नई सीरीज अब स्टार्ट होने जा रही है, आपके सवाल और मेरे जवाब। आपके जितने भी डाउट्स होंगे सर, आप मेरे रेगुलर बैच के बच्चे नहीं भी हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने कहीं और से पढ़ा है, बट आपको फिर भी अगर डाउट्स आते हैं सर, अब डेली आपके डाउट सेशन होंगे। ये लगा लो, इस स्टूडेंट दरबार के खत्म होने के बाद, स्टूडेंट दरबार के खत्म होने के बाद डेली शाम को 8:30 बजे से लेकर 9:15 बजे तक हमारे डाउट सेशन होंगे, ठीक है जी। और हमारा स्टूडेंट दरबार जो है वो 8:15 तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, 8:10 तक, 8:15 तक खत्म होता है। 8:30 बजे वहां पे डेली मुलाकात करेंगे, बट 20 तारीख से। और चैप्टर वाइज आपके डाउट्स होंगे, चैप्टर वाइज आपके डाउट्स होंगे, किस किस चैप्टर के डाउट्स होंगे वो कंप्लीट डिटेल जो होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो खुश हो जाओ नलायको, खुश हो जाओ, ठीक है। और अपनी दुआएं दो, अपना प्यार दो, ठीक है। अगर आप मेरे साथ हो, मैंने पहले भी कहा था, हम उस मुकाम तक जाएंगे जो मुकाम आपने सोचा भी नहीं होगा ना, मैं उस मुकाम तक आपको लेके जाऊंगा। बट अगर आपने साथ दिया, मैं सही बता रहा हूं सर, मैं भी साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है जी। चलो इधर देखना ध्यान से। आज हमें फिर अपना स्टूडेंट दरबार का सेशन, नेक्स्ट हमने सेशन स्टार्ट करना है। और लास्ट क्लास में कैपिटल गेन के मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे जी। अच्छा, उससे लास्ट क्लास में ना, जो मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे, उस 10 में से मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन में हमसे गलती हो गई थी। वैसे मैंने वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया था, बट कई नालायक बच्चे कमेंट देखते नहीं हैं, तो मैं उनको बोल दूं, एक क्वेश्चन था जापान वाला, कि अगर एग्रीकल्चर लैंड वो जापान वाली म्यूनिसिपैलिटी है, तो मैंने उस केस में कहा था कि ऑलवेज ए कैपिटल एसेट। तो वहां पे ना गलती से आंसर लिख दिया था कि नोट ए कैपिटल एसेट, वहां पे लिख देना ऑलवेज ए कैपिटल एसेट, ठीक है जी। तो जापान वाले केस में आंसर क्या आएगा? इट इज ए कैपिटल एसेट। क्योंकि याद करो, मैंने एक लाइन आपको रिवाइज करवाई थी कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड फॉरेन कंट्री में होगी, वो हर केस में कैपिटल एसेट बनेगी, चाहे वो किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में क्यों ना हो, ठीक है जी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो फटाफट चैट बॉक्स में, क्या आएगा करेक्ट आंसर? इट इज ए कैपिटल एसेट, ये करेक्ट आंसर आएगा जी, ठीक है जी। अब लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। अब काफी सारे बच्चों ने होमवर्क के आंसर मुझे भेजे हैं। अप्रोक्सीमेट 350 कमेंट मेरे पास आया हुआ था, 400 से अभी भी कम है। क्योंकि अगर 500-550 बच्चा लाइव यहाँ पे बैठता है, तो कम से कम 400 कमेंट आने चाहिए, ताकि हर बच्चा क्वेश्चन करे। आज भी क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा। अब ये बच्चा कह रहा है, क्या नाम है आपका? उपमन्यु। उपमन्यु कह रही है कि सर आज हमारी कैपिटल गेन की रिवीजन खत्म हो जाएगी। ना ना, आज नहीं खत्म होगी सर, आज नहीं खत्म होगी। आज की रिवीजन के बाद अप्रोक्सीमेट हमारे 2 रिवीजन सेशन लगेंगे। मैं नहीं चाहता हम भाग दौड़ के रिवीजन करें, मैं कहता हूं ऐसे रिवीजन करें, अगर आपने एक बार पहले डिटेल में क्लास में पढ़ा हुआ है ना, आपको रिवीजन क्लास में बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है जी। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी सर, जो रिवीजन करनी है बेस्ट रिवीजन करनी है, ताकि उसके बेस पे अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन जाए उसको हम सोल्व कर पाए, ठीक है जी। लो जी, एक बार मैं फटाफट कुछ बच्चों के नाम ले दूं जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजे हैं। सबसे पहला बच्चा है जी विनय। विनय ने होमवर्क मुझे भेजा है। अब मुझे नहीं पता आंसर सही है नहीं से, एक बार अभी हम यहाँ पे देख लेंगे। विनय, चांदनी, अदिति, उसके बाद प्राची, अपर्णा, अमनप्रीत, प्राची, यश, जसप्रीत, पलक, प्रियल, प्रियम, राकेश, प्रियंका। ओ माय गॉड, कई बच्चे कह रहे हैं हमारा नाम आ गया, हमारा नाम आ गया। चिंता मत करो, आएगा, सबका नाम आएगा। पिंकी, जोली, निशिकांत, सौरभ, आयुषी, बबीता, योयो हनी सिंह। ये नालायक किसका नाम है? योयो हनी सिंह। अपने नाम से नाम रखा करो। ये किस नाम से यूट्यूब चैनल बना दिया? योयो हनी सिंह। मुझे लग रहा है कि योयो हनी सिंह भी हमारी क्लास देख रहे हैं, क्या कमाल कर दिया जी। आयुष, हिमांशु, आकांक्षा, हेमंत, दिव्यानी, यश, दृष्टि, उसके बाद प्रियंका, शालू, जीके, नेहा, जतिन, सूर्य, अनुज, खुशी, उपमन्यु, सदफ, उसके बाद जी सृष्टि, अभिजीत, साई, आकांक्षा, रवि, मनाली, गौरव, आंचल, प्रियंका, श्वेता। अब कई बच्चे कह रहे हैं ऐसा यार, जब सेशन स्टार्ट होना बता देना, क्योंकि हमें लग नहीं रहा सर के हालात 2 घंटे में सेशन स्टार्ट करेंगे। बस हो गए नाम, ठीक है। और जिन बच्चों ने मुझे आंसर, बाकी बच्चों ने आंसर भेजे हैं, घबराए मत सर, आपने आंसर भेजे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आंसर चेक कर लें, अगर सही है तो आपने बहुत कमाल कर दिया जी, ठीक है जी। स्टार्ट करें, पक्का पक्का। लोरी इधर देखो ध्यान से। अब लास्ट क्लास में जो हम कैपिटल गेन की रिवीजन कर रहे थे ना, उसमें आपको मैंने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। मैंने कहा आप कैपिटल गेन निकाल के आओगे इन दोनों क्वेश्चन में। आओ जी एक बार चेक करते हैं, एक बार अब यहाँ पे चेक करना। क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है 25 जून 1994 को।
मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी। याद करो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि अगर आपने प्रॉपर्टी 141 से पहले परचेस की होगी, अगर आपने 141 से पहले परचेस की होगी तो उसके इसमें कॉस्ट क्या लेंगे, परचेस प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवरेज हायर। बट अगर वो लैंड और बिल्डिंग वाला केस है उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी चेक करेंगे। फिर मैंने कहा था कंपैरिजन पता है किससे करेंगे, एफएवी, जो आपकी एफएमवी होगी, एफएमवी और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवरेज लेस, और जो लेस निकल के आएगा फिर कंपेयर करोगे परचेज प्राइस से, विच एवरेज हायर जो होगा वो तुम्हारी कॉस्ट निकल के आएगी। एक बच्चा कहता है सर इंप्रूवमेंट अगर 141 से पहले हैं फिर वो तो वही करते हैं ना जो लड़कियां लड़कों के साथ करती हैं, क्या करती हैं, इग्नोर करती हैं ना, तो इग्नोर ही करके चलना है बस, ठीक है जी। तो ये बात सिंपल सी ध्यान देना कि अगर 141 से पहले की इंप्रूवमेंट है उसको आप इग्नोर करके चलोगे, बट अगर 141 से पहले की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो हमें कंसिडर करके चलनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान देना। आओ जी एक बार आंसर करो फटाफट से। अब अगर 94 में ये प्रॉपर्टी मैंने 8 लाख रुपए की परचेस की थी, 141 को एफएमबी इसकी 12 लाख रुपए है और इसकी एसडीवी 14 लाख रुपए है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैं कंपैरिजन जो करूंगा सोच समझ के बोलना जी, मैं कंपैरिजन जो करूंगा 8 लाख और 14 लाख इसके बीच में करूंगा या 8 लाख या 12 लाख इसके बीच में करूंगा। सर कंपैरिजन करूंगा 8 लाख और 12 लाख विच एवरेज हायर। अब एक बच्चा कह रहा है सर एसडीवी तो 14 लाख है। मेरे नालायक बच्चे, मैंने कल भी कहा था हर केस में एसडीवी नहीं लेना, आपको ये देखनी है कि अगर आपकी एफएमबी एसडीवी से ज्यादा है, अगर आपकी एफएमबी एसडीवी से ज्यादा है फिर तो आप लोगे एसडीवी, बट अगर आपकी एफएमबी कम है ना फिर कंपैरिजन जो होगा वो एफएमबी से ही होगा, एसडीवी से नहीं होगा। तो इस केस में कंपैरिजन कैसे करेंगे जी, 8 लाख और 12 लाख, हायर क्या बनेगा 12, तो मेरी कॉस्ट बन जाएगी 12 लाख रुपए। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये वाली इग्नोर करेंगे क्योंकि 141 से पहले की, इग्नोर कर दो। ये वाली भी इग्नोर करेंगे क्योंकि 141 से पहले की है, नो डाउट ही है 2001 में, बट 25 मार्च की है। और मैंने कल भी कहा था कि अगर 141 से पहले की इंप्रूवमेंट होगी आप इग्नोर करके चलोगे। उसके बाद जी ये वाली इंप्रूवमेंट हम लेंगे, सेल प्राइस आपका 90 लाख रुपए 25 मार्च 2020 को, और ईओटी आपकी 1 लाख रुपए, हमें कैपिटल गेन निकालना है। आओ जी कैपिटल गेन निकालते हैं। सबसे पहले पूरी क्लास मुझे बताओ जी सेल प्राइस हम क्या लेंगे। सेल प्राइस मेरा कितना आ गया जी, 90 लाख रुपए आ गया। सेल प्राइस मेरा 90 लाख रुपए आ गया, माइनस में आप यहां पे कर दोगे आईकोआ। अब अगर माइनस में आईकोआ निकालना है उसके लिए मैं कॉस्ट क्या लूंगा जी, हाँ जी सोच समझ के बोलना, कॉस्ट क्या लूंगा, 8 लाख लूंगा, 12 लाख लूंगा, 14 लाख लूंगा, 12 लाख रुपए कॉस्ट लूंगा। तो अगर 12 लाख रुपए कॉस्ट लूंगा तो 12 लाख डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई ना, गलती से भी अब यहां पे 301 मत कर देना सर, गलती से भी यहां पे मल्टीप्लाई जो करोगे ना वो 301 से नहीं करोगे। आप क्वेश्चन चेक करो, उसने कहा ट्रांसफर जो किया है 25 मार्च 2020 को किया है, मतलब ट्रांसफर किस साल में है, 1920 में है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं ट्रांसफर जो है वो 1920 में है, तो जो मल्टीप्लाई करोगे इंडेक्स रेट जो होगा ना वो 1920 का होगा, 2021 का नहीं होगा। और आप में से कई नालायक बच्चे ऐसे होंगे जो 2021 का लिख के आए होंगे, मुझे पता था वो गलती करेंगे क्योंकि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये 2020 है तो 2021 लूंगा। बट एक बार सोच के बोलना, अगर डेट मेरी 25 मार्च 2020 है तो ये मेरा ईयर कौन सा हो गया, 1920। तो मैंने कहा था जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ट्रांसफर मेरा कहां पे है 1920 में, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1920 से करेंगे जी, ठीक है जी। तो एक बार चेक करना 1920 का रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ जी, वो हमारा है 289। तो अगर 289 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 289 से, यहाँ पे आपका निकल के आ गया 289, ठीक है जी। ये आपका आई को आ गया जी। उसके बाद माइनस में कर दोगे आई कोई। अब अगर माइनस में आई कोई करूंगा, इंप्रूवमेंट कितनी लेनी है जी, इंप्रूवमेंट हमें लेनी है सिर्फ 20,000 पे लेनी है, और इंडेक्स रेट हमें कौन सा लेना है, इंडेक्स रेट लेना है 910 का। हाँ इंडेक्स रेट डिवाइड किससे करोगे 910 से, तो एक बार 910 का रेट देख लो जी, 910 का रेट आपका निकल के आ रहा है 148, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एक बार चेक करो जी, 20,000 डिवाइड बाय 148 मल्टीप्लाई में 289, ये मेरी आई कोई निकल के आएगी। एक बार आई कोआ निकालना जी, 12 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 289, ये आ गया 34,68,000 जी, ये मेरी आई को आ गई। और 20,000 डिवाइड बाय 148 मल्टीप्लाई 289, ये आ गया जी 39054, ये मेरी निकल के आ गई जी आई कोई, 39054 ये मेरी आई कोई निकल के आ गई। और अगर मैं ईओटी की बात करूंगा जी, ईओटी आपका 1 लाख रुपए का दिया हुआ है, इसको इंडेक्स नहीं करोगे ये माइनस हो जाएगा। अब अगर कैपिटल गेन निकालोगे तो कैपिटल गेन आएगा 90 लाख, माइनस में 34,68,000, माइनस में 39054, माइनस में 1 लाख,
तो कैपिटल गेन जो होगा सर 53,92,946 निकल के आएगा जी। कैपिटल गेन जो होगा 53,92,946 निकल के आएगा। गौरव का भी सही है, आंचल का भी सही है, प्रियंका का भी सही है, श्वेता का भी सही है जी। उसके बाद अनुष्का का भी सही है, रवि का भी सही है, मनाली का भी सही है। ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चे हैं, सबने सही आंसर निकाला जी। तो आज मुझे आपके ऊपर प्राउड है कि काफी सारे बच्चे जिनके मैं आंसर देख रहा हूं सबके आंसर सही है जी। और मुझे बहुत प्राउड है आपके ऊपर। बट कई नालायक बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया, 301 से मल्टीप्लाई किया है। प्लीज सर मैं आपको दोबारा बोल दूं, जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। लो जी अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन में अब परचेज प्राइस 10 लाख रुपए, एफएमबी 12 लाख रुपए, एसडीबी 11 लाख रुपए। अब अपने बोल देना जी। अब मैं कंपैरिजन किससे करूंगा, 12 से करूंगा, 11 से करूंगा? जल्दी बोलो। 12 से करूंगा, 11 से करूंगा? सर इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करूंगा 11 लाख से। इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करूंगा 11 लाख से। अब बच्चा कहता है सर हमें समझ नहीं आ रहा, यहां आपने कंपैरिजन किया एफएमबी से, यहां आपने एफएमबी ली है और यहां आपने एसडीबी ली है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कहा था एफएमबी और एसडीबी विच एवर इज लेस जो होगा ना, कंपैरिजन उससे करोगे। अब यहां पे लेस 12 लाख रुपए था, कंपैरिजन 12 लाख से किया। यहां लेस आपका 11 लाख रुपए है, कंपैरिजन किससे करेंगे, 11 लाख से करेंगे। तो ये 10 और 11 हायर क्या बन गया, 11, तो मेरी कॉस्ट बन गई 11 लाख रुपए। ठीक है जी। उसके बाद जी ये इंप्रूवमेंट इग्नोर करोगे, ये इग्नोर करोगे, ये वाली इंप्रूवमेंट लोगे। 80 लाख रुपए सेल प्राइस है, आपका ईओटी 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे सेल प्राइस आपका आ गया 80 लाख रुपए। जो आई कोवा है 11 लाख, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई किससे करेंगे जी? हाँ जी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 289 से करेंगे या 301 से करेंगे? जल्दी बोलो मेरे बाबू, किससे करेंगे, 289 या 301? 301 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। अब यहाँ पे 301 क्यों? क्योंकि ये ईयर कौन सा है, 2021 है, और अगर ईयर 2021 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 301 से। ठीक है जी। तो 11 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 301, तो ये निकल के आ गया जी 33,11,000 पे। ये मेरा आई को आ गया जी। उसके बाद जी आई कोई ये 40,000 पे, आई कोई 40,000 पे है, और डिवाइड बाय ये हमारा ईयर है 40,000 पे 910, तो मतलब डिवाइड बाय 148 जी, और मल्टीप्लाई करेंगे 301 से। तो आई कोई निकल के आ गया 40,000 डिवाइड बाय 148 मल्टीप्लाई 301, ये आ गया जी 81351, ये मेरी आई कोई आ गई जी। उसके बाद जी ईओटी मेरा कितना आ गया, 1 लाख रुपए मेरा ईओटी निकल के आ गया। अब अगर 80 लाख में से मैं 33,11,000 माइनस करूंगा, माइनस में 81351 माइनस करूंगा, माइनस में 1 लाख माइनस करूंगा, तो कैपिटल गेन मेरा आएगा जी 45,07,649, ये आंसर आएगा जी 45,07,649। कमाल कर दिया जी, आपका ये आंसर भी सही है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और मुझे वाकई आपके ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि आपके दोनों के दोनों सही हैं। कई बच्चे होंगे जिनके गलत होंगे, बट उम्मीद करता हूं बाकी सब बच्चों के सारे सही हैं जी। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अब अगर यहां तक दिक्कत नहीं आ रही ना, ये लगा लो एग्जाम में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा कैपिटल गेन का तो आप गलती नहीं कर सकते जी। अब अगर यहां तक दिक्कत ना हो फिर तो हम आगे बढ़े, अगर यहां तक दिक्कत हो फिर हम यहीं पर रुके रहें जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का समझ में आ गया? बाकी दोबारा बोल रहा हूं, जिनके भी डाउट होंगे, अब जिनके भी डाउट्स होंगे, डेली शाम को 8:30 बजे आपने डाउट सेशन में अपने डाउट पूछने हैं, बट चैप्टर वाइज। जिस चैप्टर का जब भी डाउट होगा उस चैप्टर के डाउट्स आप लिखते रहो जी, और वो डाउट्स आप वहां पे पूछते रहोगे। ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से। अब ये सारे प्रोविजन करने के बाद ना, अब मैं आ रहा हूं जी जो कैपिटल गेन के बैलेंस पॉइंट है उसको हम कंप्लीट करने की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब यहां पे ना आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें करने हैं। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें करने हैं, और वो सेक्शन ऐसे हैं जो एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो सेक्शन ऐसे आज हम करने जा रहे हैं जो एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बस ये बात ध्यान देना। एक तो सेक्शन आज हम करेंगे जी 45(1)(a), इसकी रिवीजन करेंगे। एक हम रिवीजन करेंगे 45(2) की, एक हम रिवीजन करेंगे 45(5) की, एक हम रिवीजन करेंगे 45(5)(a) की। ठीक है नहीं? और एक हम रिवीजन करेंगे, अगर टाइम हमारे पास बचा तो सेक्शन 50C जो है उसकी भी आज हम रिवीजन कर लेंगे। तो आज हमारा टारगेट इन 5 सेक्शन की रिवीजन करने का है, ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। इधर सुना मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। आओ जी एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं।
अब इन चार सेक्शन को मैं अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और ये वाला जो है इसको मैं अलग डिवाइड करूंगा। तो पहले हमें ये चार करने हैं, उसके बाद हम 50C की बात करेंगे। बट इन चारों सेक्शन करने से पहले ना, इन चारों करने से पहले मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो सर, लास्ट टू लास्ट क्लास में जब कैपिटल गेन की हमने रिवीजन की थी ना, तो उस टाइम हमने एक सेक्शन किया था, सेक्शन नंबर 45(1). और सेक्शन नंबर 45(1) किसका था? सेक्शन नंबर 45(1) इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन। और मेरी पूरी क्लास जानती है, मेरी पूरी क्लास इंटेलिजेंट है। 45(1) में लिखा था एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। मतलब 45(1) ये बात कहता है, 45(1) ये बात कहता है कि जिस ईयर में ट्रांसफर की होगी कैपिटल एसेट, उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे। ये बात ध्यान देना। मतलब पैसा कब आया मैटर वो नहीं करता, जिस ईयर में ट्रांसफर किए होंगे ना, उस ईयर में टैक्सेबिलिटी होगी। बस ये बात ध्यान दो। अब याद करो, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं यार, वो कहीं से पढ़े हैं यार, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, शायद उन्होंने ये बात पढ़ी होगी कि 45(1) की चार एक्सेप्शन है। 45(1) की चार एक्सेप्शन है। 45(1) ये बात कहता है जिस ईयर में ट्रांसफर, उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ये चारों कहते हैं जिस ईयर में ट्रांसफर होंगे उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। 45(1) ने कहा विवेक कि जहां तुम कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दोगे ना, उस ईयर में तुम्हें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। बट अब जो हम चार प्रोविजन करने जा रहे हैं, इन चारों में लिखा है जिस ईयर में ट्रांसफर होंगे कैपिटल गेन, उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा, बाद में टैक्सेबल होगा। अब कोमल, आप मुझे बताना, आप मुझे सोच के बताना, अभी तक लिखा था जहां ट्रांसफर वहीं टैक्सेबल, अब कह रहा हूं जहां ट्रांसफर वहां टैक्सेबल नहीं, बाद में टैक्सेबल। तो क्या ये चारों प्रोविजन 45(1) की एक्सेप्शन बन गए? नहीं बन गए? बिल्कुल बन गए ना। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने जी, क्या सेक्शन 45(1) की एक्सेप्शन है? बच्चा कहता हमें नहीं पता जी। उसको पहली बात तो यही नहीं पता होता एक्सेप्शन का मतलब होता क्या है। सर एक्सेप्शन मींस क्या है कि जो चार्जिंग सेक्शन में लिखा है उस प्रोविजन को इन चारों केस में हम फॉलो नहीं करेंगे। अब चार्जिंग ने कहा जहां ट्रांसफर होगा वहीं टैक्सेबल करेंगे, ये चारों कह रहे हैं जहां ट्रांसफर होगा ना, टैक्सेबल वहां पे नहीं करेंगे। अब ये चारों प्रोविजन कौन कौन से हैं? 45(1) ने, 45(2), 45(5), 45(5)(a), और इन चारों की 1 by 1 रिवीजन करते हैं। सबसे पहला सेक्शन करवाने जा रहा हूं जी 45(1)(a। याद करो 45(1)(a) आपने क्लास में किया था कि अगर किसी पर्सन की कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगर किसी पर्सन की कैपिटल एसेट डिस्ट्रक्ट हो जाती है, अब अगर कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई या डिस्ट्रक्ट हो गई, तो सेक्शन 45(1)(a) ये बात कहता है उस डिस्ट्रक्शन को भी ना हम ट्रांसफर मान लेंगे। अब इसका लॉजिक क्या था? मैंने क्लास में कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसको खत्म करने के लिए प्रोविजन आए। अब लॉजिक क्या है वो सारी बातें हमने वहां पे पढ़ ली हैं, अभी हमें करने रिवीजन, बस ये बात ध्यान देना। अब 45(1) बात कहता है कि जैसे ही कैपिटल सेट डिस्ट्रॉय हुई, अब वो डिस्ट्रॉय होने के रीजन क्या है 45(1) में दिया हुआ है। अगर फ्लड आ गया, टाइफून हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, कोई भी मतलब नेचुरल कन्वर्जन, मतलब गवर्नमेंट करे किसी भी नेचर कन्वर्जन की वजह से अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो गवर्नमेंट कहते हैं उस डिस्ट्रॉयमेंट को 45(1) में ट्रांसफर मान लेंगे, उस केस में टैक्सेबिलिटी लगा देंगे। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सीधो के बैठो, फटाफट से पहले सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास ना एक कैपिटल एसेट है, ये मेरी कैपिटल एसेट है, और ये कैपिटल एसेट ड्यू टू फायर, मान लो आग लग गई, और आग लगने की वजह से ये मेरी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, और आग लगने की वजह से कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुई फॉर एग्जांपल 2018 में। अब जैसे ही डिस्ट्रॉय हुई 45(1) ने बोला कि ये डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉयमेंट जो है ये ट्रांसफर है, और जहां ट्रांसफर बनी डिपार्टमेंट ने कहा ला कैपिटल गेन टैक्स ला। और मैंने डिपार्टमेंट से बोला, मैं कहा डिपार्टमेंट तुम सही तो हो भाई, उधर मेरी कैपिटल एसेट जल गई है, मेरी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गई है, तुमने बोला ट्रांसफर है, मैंने मान लिया, बट मैं कैपिटल गेन टैक्स कहां से लाऊं, क्योंकि मुझे पैसा तो मिला ही नहीं, और अगर पैसा ही नहीं है मैं तुम्हें टैक्स देने लग जाऊं, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा साहब। तो जब सारी इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से बोला, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, तो गवर्नमेंट ने 45(1) में एक पॉइंट डाला कि तुम्हारी एसेट का डिस्ट्रॉय होना या डिस्ट्रक्ट होना एक ट्रांसफर तो है, बट टैक्सेबिलिटी उस साल में होगी जिस साल में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा।
याद करो 45(1) में पॉइंट मैंने आपको बताया भी था कि अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो रही है वो साल बनेगा ट्रांसफर का, और जिस ईयर में इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस पैसा मिलेगा उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्स चार्ज करेंगे। बस ये बात ध्यान दो। अब एक बच्चा कहता है सर अगर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल रहा, जो एसेट जली है उस एसेट के बदले में एसेट मिल रही है, तो उस केस में क्या होगा? फिर जो एसेट के बदले में एसेट मिलेगी तो जो एसेट मिल रही है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगा। अब देखो जी, एसेट की कॉस्ट आपको पता होगी, इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिल रहा है या एसेट के बदले एसेट मिल रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, वो तुम्हारा सेल प्राइस हो गया, कैपिटल गेन निकाल दो। अब आप में से एक बच्चे के मन में डाउट है, मुझे पता चल रहा है, और ये डाउट चल रहा है पता है किसके मन में? मेरे से पूछ लो सर, मेरे से पूछा करो, ये मुझे सब पता होता है। ये डाउट चल रहा है किस बच्चे के मन में? ये डाउट है रोहित के मन में। रोहित कह रहा है सर मेरे मन में एक डाउट है कि 2018 में आपने बोला एसेट डिस्ट्रॉय हो गई, और मान लो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पैसा जो दिया वो 2020 में दिया। मैं कहा ठीक है। कहता अब ये कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होंगे 18 में होंगे 20 में होंगे? मैं कहा 20 में होंगे। 18 में ट्रांसफर तो बन चुके हैं, 18 में ट्रांसफर तो बने हैं, बट टैक्सेबिलिटी जो होगी वो 20 में होगी। अब बच्चा कह रहा है सर जब 2020 में टैक्सेबिलिटी होगी तो जब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को अगर मैं इंडेक्स करूंगा तो इंडेक्स में 2020 तक करूंगा या 18 तक करूंगा? ये बातें हमने क्लास में काफी डिटेल में की थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। मैंने वहां पे भी कहा था कि इंडेक्सेशन और होल्डिंग पीरियड जो होगा वो 2018 तक ही काउंट करोगे, 20 तक काउंट नहीं करोगे। सर मेरी पूरी फैमिली इंटेलिजेंट बन सकती है अगर उसने मेरी बात ध्यान सुनी हो। याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि ट्रांसफर जो होंगी 2018 बनेगी, होल्डिंग पीरियड जो होगा 2018 तक होगा, इंडेक्सेशन भी 18 तक होगा, सिर्फ कैपिटल गेन की जो टैक्सेबिलिटी है वही डेफर किया और कुछ डेफर नहीं किया। तो गलती से भी मेरी फैमिली का कोई बच्चा 2020 तक इंडेक्सेशन मत कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 2020 का भी इंडेक्स रेट दिया होगा, 18 का भी दिया होगा, और मैंने पहले भी कहा था जहां ट्रांसफर मानेंगे वहीं तक इंडेक्सेशन होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो अगर ट्रांसफर मेरा डिस्ट्रॉयमेंट पे मान लिया, अगर ट्रांसफर मेरा डिस्ट्रक्शन पे मान लिया, तो इंडेक्सेशन हमें कहां तक करना है? यहां तक करना है। 2020 तक सिर्फ टैक्सेबिलिटी को डेफर किया है, इंडेक्सेशन को डेफर नहीं किया। ठीक है जी। तो एक बार अब यहां पे चेक करना, देखो 45(1) में क्या लिखा है? ये 45(1) है डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। देखो क्या कह रहे हैं? ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर किस ईयर मानेंगे? जिस ईयर में एसेट डिस्ट्रक्ट होगी उसको मान लेंगे ट्रांसफर। उसके बाद ईयर ऑफ टैक्सेबल कब होगा? ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव, जिस ईयर में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। इंडेक्सेशन कहां तक करेंगे? हम करेंगे ईयर ऑफ ट्रांसफर तक, और होल्डिंग पीरियड भी जो होगा हम ईयर ऑफ ट्रांसफर तक ही लेंगे, बस ये बात ध्यान देना। तो मुझे फटाफट से जल्दी जल्दी मुझे अब चैट बॉक्स में लिख के बताओ अभी हमने सेक्शन कौन सा कंप्लीट किया, जल्दी लिख के बताओ जी। अभी हमने सेक्शन कौन सा कंप्लीट किया? 45(1)(a). उसमें क्या पढ़ने को मिला जी? हाँ नहीं, उसमें क्या पढ़ने को मिला? उसमें यह पढ़ने को मिला कि अगर कैपिटल एसेट मेरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, उसको मान लेंगे ट्रांसफर, बट टैक्सेबिलिटी उस साल में नहीं होगी जिस साल में इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा देंगे, टैक्सेबिलिटी उस साल में होगी, इंडेक्सेशन ट्रांसफर तक होगा, होल्डिंग पीरियड ट्रांसफर तक बनेगा, सिर्फ टैक्सेबिलिटी जो होगी वो उस साल में होगी जिस साल में इंश्योरेंस कंपनी वाले पेमेंट करेंगे, ये बात ध्यान देना। तो ये हमारा हो गया 45(1). अब 45(1) कंप्लीट होने के बाद ना अगला जो प्रोविजन है दैट इज सेक्शन नंबर 45(2). अब ये 45(2) क्या लिखा है? याद करो लास्ट टू लास्ट क्लास में जब कैपिटल गेन की रिवीजन हमने स्टार्ट की थी तो वहां पे एक सेक्शन हमने 247 किया था ट्रांसफर का। उसमें लिखा था अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे, मैंने कहा था अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे वो कन्वर्जन ट्रांसफर बन जाएगा। अब जब वो कन्वर्जन ट्रांसफर बनेगा उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होगी? दैट इज 45(2). अब 45(2) ये बात कहता है कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होना ये ट्रांसफर तो है, और जब कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया फिर आपने आगे स्टॉक इन ट्रेड बेचा, इस केस में बिजनेस की इनकम आएगी, इस केस में कैपिटल गेन की इनकम आएगी। बट अगर कैपिटल गेन की इनकम निकालनी है फिर हम सेल प्राइस क्या लेंगे? क्योंकि अगर मैंने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो कन्वर्जन पे तो कोई पैसा लिया ही नहीं ना। तो गवर्नमेंट के लिए उस केस में जिस दिन तुमने कन्वर्ट किया होगा उस दिन की, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगी। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं जी, पूरी क्लास साथ देगी नहीं? पूरी क्लास साथ देगी। मैंने कहा था अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे तो जब भी तुम कन्वर्ट करोगे, जैसे ही तुम कन्वर्ट करोगे उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो एफएमबी जो होगी वो तुम्हारा सेल प्राइस बन जाएगी।
अब भैया एफएमवी सेल प्राइस बन जाएगी, कॉस्ट मुझे पता है, कैपिटल गेन निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक बात और ध्यान सुनना, इंडेक्सेशन करोगे कन्वर्जन तक, होल्डिंग पीरियड कन्वर्जन तक लोगे, क्योंकि जब आगे एसआईटी बेचूंगा तो वहां बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होगी, कैपिटल गेन की नहीं होगी। तो पहली बात तो ये समझ लो सर, यहाँ पे कई सारे बच्चे गलती करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता सेल प्राइस क्या लेना है। वो पता क्या करते हैं, वो सेल प्राइस लेते हैं जो स्टॉक इन ट्रेड बेचा उसका सेल प्राइस लेते हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड का सेल प्राइस है, वो तो बिजनेस की इनकम में जाएगा, कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। और गवर्नमेंट साफ साफ कह रही है, साफ साफ कह रही है कि अगर किसी पर्सन ने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, तो जब कन्वर्ट किया होगा उस टाइम जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको सेल प्राइस बना दो। तो कॉस्ट तुम्हें पता होगी, सेल प्राइस तुम्हें पता है, कैपिटल गेन निकाल दो, बात खत्म। तो वही केस हमें यहां पे करना है। देखो ये क्या लिखा है, ट्रांसफर कब बनेगा जी, जब कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे। टैक्सेबल कब होगा, जब स्टॉक इन ट्रेड आगे बेचोगे। और इंडेक्सेशन जो लेंगे वो ट्रांसफर के ईयर तक लेंगे, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है। अब अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम एमसीक्यूज में भी डिस्कस करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम एमसीक्यूज में भी डिस्कस करेंगे, और जो मेरी आज की क्लास खत्म होगी उस टाइम भी मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, उसमें से एक क्वेश्चन जो होगा वो 45(2) का होगा। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी तक हमने प्रोविजन ये समझा, अभी तक हमने ये समझा कि अगर मान लो ये कैपिटल एसेट है, इसको मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया और फिर मैंने आगे स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया। अब जब मैंने इसको बेचा, इस केस में तो इनकम आ रही है बिजनेस की। अब गवर्नमेंट के लिए इस केस में हम कैपिटल गेन लगाना चाहते हैं, क्यों, कैपिटल सेट को अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे, ये कन्वर्जन ट्रांसफर है, बट ये कन्वर्जन ट्रांसफर तो है, पैसा तो आया नहीं। अब 45(1) ने कहा था जहां ट्रांसफर वहां टैक्सेबल, 45(1) ने कहा था जहां ट्रांसफर वहां टैक्सेबल, गवर्नमेंट ने कहा विवेक टैक्स लेके आ। मैं कहा सर कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, अभी तो मैंने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, मैंने सेल थोड़ा किया, और कन्वर्जन पे पैसा मेरे पास आया नहीं। तो गवर्नमेंट ने 45(2) में लिख दिया कि ठीक है, इसको तो ट्रांसफर तो बना दे, बट टैक्सेबिलिटी उस साल में करियो जिस साल में स्टॉक इन ट्रेड बेचेगा, बट जो इसका सेल प्राइस होगा ना, जिस दिन तूने कन्वर्ट किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी वो कैपिटल गेन के लिए सेल प्राइस बनेगा। और इंडेक्सेशन यहां तक लेंगे, कन्वर्जन तक, होल्डिंग पीरियड कन्वर्जन तक लेंगे, मतलब सारी कैलकुलेशन कन्वर्जन तक करेंगे। इसके बाद की जो इनकम होगी वो पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगी बस। तो अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में इंटेलिजेंट होगा, वो एक बात समझ गया होगा कि जब स्टॉक इन ट्रेड बेचूंगा उस साल में 2 इनकम आएंगी, एक तो बिजनेस की और एक कैपिटल गेन की भी इनकम आएगी। और बिल्कुल लॉजिकल है सर, जब मैंने कन्वर्ट किया, जब पैसा मेरे पास आया ही नहीं तो मैं टैक्स कहां से लाऊं। तभी गवर्नमेंट ने बोला टेंशन मत लो जी, जब ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, इस स्टॉक इन ट्रेड को जब आगे बेचोगे तो उस टाइम हमें टैक्स पे कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नी। तो यहाँ पे ये वही बात यहाँ पे लिखी है आपके सामने 45(2) के अंदर जी। ठीक है। अब मुझे फटाफट से बोल दो जी, अब क्लास में कोई 2 बच्चे जिनका मैं नाम लेके उनसे रिवीजन करा सकूं, बताओ जी कौन कौन से 2 बच्चे ऐसे हैं। जल्दी चैट बॉक्स में नाम लिखो जी, जल्दी चैट बॉक्स में नाम लिखो, जिन 2 बच्चों का नाम लेके अभी तक 2 प्रोविजन जो हमने किए हैं उसकी मैं रिवीजन करा सकूं। हाँ जी फटाफट से बताओ जी। एक तो है प्राची, एक है प्राची, और दूसरा बच्चा है विशाल। आज विशाल को बुला लूं, अब क्या पता विशाल से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, विशाल आज लाइक ही कर दे, क्योंकि 2-3 बच्चे आजकल हैं वो जुट के अंदर डिसलाइक करते हैं, नालायक हैं वो, उनको दूसरों की मेहनत पे विश्वास ही नहीं है। ठीक है, तो विशाल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आज, पक्का? थोड़ा सा गुस्सा कम हुआ या नहीं कम हुआ? बच्चा कह रहा है मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ सर, मेरा गुस्सा तब खत्म होता जब आप 20 घंटे की मैराथन डाल देते ना, तब मेरा गुस्सा खत्म हो जाता है। या डेली 1-1 घंटे की मैराथन डाल रहे हो, मेरा गुस्सा बढ़ रहा है। विशाल जो डेली 1-1 घंटे की डाल रहा हूं, आप काउंट कर लेना 20 घंटे से कई गुना ज्यादा होंगे। ये कम से कम 40 घंटे के अंदर रिवीजन क्लास बैठेगी सर, 30 से 35 घंटे के अंदर, जो हमने 20 घंटे में करनी थी। आप खुद सोचो डिटेल में कहां पे रिवीजन हो रही है। और मैं आपका भला चाहता हूं सर। ठीक है, मुझे क्या था 18 घंटे की रिवीजन क्लास एक दिन में खत्म करके मैं तो आराम से घर बैठ जाता, आप देखते रहते। मैं डेली 1-1.25 घंटा क्यों आ रहा हूं? सिर्फ आपके लिए आ रहा हूं, ताकि अगर आप डेली रिवीजन करोगे ना, डेली दिमाग के अंदर बैठेगा, और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और मजा आएगा। ठीक है, तो विशाल गुस्सा मत हुआ करो। चलो मुझे फटाफट से बताओ, सबसे पहले आप ही बताओगे, इतना बताओ आज हमने कितने प्रोविजन किए हैं? आज हमने कितने प्रोविजन किए हैं? 5 किए हैं। नालायक, 5 किए नहीं है, 5 हमें करने हैं। अच्छा ये बोलना आज हमें 5 कौन कौन से करने हैं? सर एक तो 45(1) करना है, 45(2) करना है, 45(5) करना है, 45(5) करना है, और 50(c) करना है। आपने 45(1) करवा दिया और 45(2) करवा दिया। तो विशाल मुझे आप बताओ 45(1) में क्या लिखा है? सर 45(1) में लिखा है कि जैसे मान लो अगर कोई कैपिटल एसेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हर बच्चा विशाल के साथ
अपने दिमाग में लेके चलेगा विशाल क्या कह रहा है जी। सर 45(1)(a) में लिखा है कि अगर कैपिटल सेट डिस्ट्रॉय हो जाती है, उस डिस्ट्रक्शन को भी, उस डिस्ट्रक्शन को भी हम ट्रांसफर मान लेते हैं, बट पैसा उस टाइम आता नहीं है, तो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, उस ईयर में टैक्सेबल करेंगे। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो आज हम 4 प्रोविजन करेंगे 45(1)(a), 45(2), 45(5), 45(5)(a), ये सारे प्रोविजन ये बात बोलते हैं कि जहां ट्रांसफर वहां टैक्सेबल नहीं, किसी अलग साल में टैक्सेबल होगा। ऐसे ही 45(1)(a) में लिखा है कि जहां डिस्ट्रॉयमेंट वहां ट्रांसफर, बट टैक्सेबिलिटी उस साल में होगी जिस साल में इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा ना, उस साल में टैक्सेबिलिटी करेंगे। ये आपने 45(1)(a) के अंदर बताया। अच्छा, एक विशाल एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी वाले पेमेंट नहीं करते, एसेट के बदले एसेट देते हैं, उस केस में क्या करूंगा? जल्दी बोलो, एसेट के बदले एसेट देंगे उस केस में क्या करूंगा? सर फिर जो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो सेल वाइज बन जाएगा। ये बातें आपने हमें बताई हैं। बहुत बढ़िया विशाल, बहुत बढ़िया। आज मुझे लग रहा है विशाल भी लाइक ठोक देगा जी, ठीक है जी। आज मुझे लग रहा है कोई 0 डिसलाइक आएंगे और आज मैं बहुत खुश हो जाऊंगा जी, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन फिर मैंने किससे पूछा था? प्राची। प्राची आप बताओ 45(2) में क्या लिखा है? सर 45(2) में लिखा है अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, वो कन्वर्जन में ट्रांसफर बन जाता है, बट अगर कन्वर्ट कर लिया पैसा तो आया नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा था टेंशन मत लो, कन्वर्जन ट्रांसफर बना, बट टैक्सेबल तब होगा जब तुम स्टॉक इन ट्रेड बेच दोगे। तो जब तुम स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे उस साल में 2 इनकम आएंगी, बिजनेस की और कैपिटल गेन की। अब मैंने कहा प्राची कैपिटल गेन के लिए सेल प्राइस क्या लेंगे? सर सेल प्राइस पता क्या लेंगे? जिस दिन आपने कन्वर्ट किया होगा उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो सेल प्राइस लेंगे। कॉस्ट आपको पता होगी, आप कैपिटल गेन निकाल लो। इंडेक्सेशन सर कन्वर्जन तक करना, क्योंकि जहां तक ट्रांसफर होगा वहीं तक इंडेक्सेशन होगा, वहीं तक होल्डिंग पीरियड होगा। बस ये बात ध्यान देना। ये सारी बातें आपने बताई है। और सर एक बात ना मैं करक्स पूरी फैमिली को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी फैमिली की मेंबर हूँ। ये पूरी फैमिली सुन ले। अभी तक जो सर ने 2 बातें बताई हैं, उन दोनों बातों में आप सब बच्चे चेक कर लो, जहां ट्रांसफर है टैक्सेबल वहां नहीं हो रहा, किसी अलग साल में हो रहा है। इसलिए ये दोनों प्रोविजन जो अभी तक हमने किए हैं, दैट इज अ 45(1) की एक्सेप्शन। कमाल कर दिया प्राची, कमाल कर दिया, ठीक है जी। और वाकई आपने बहुत जबरदस्त लाइन बोली लास्ट वाली कि इन दोनों प्रोविजन में ट्रांसफर किसी अलग साल में है और टैक्सेबल किसी अलग साल में, इसलिए ये 45(1) की एक्सेप्शन बन जाती है, ठीक है जी। 2 प्रोविजन रिवाइज हो गए, पक्का पक्का। अब आ जाओ जी अगले प्रोविजन पे। अगला जो प्रोविजन हमारा है दैट इज सेक्शन नंबर 45(5). अब ये 45(5) ना ध्यान सुनना जी, इसमें कई बच्चों को डाउट आता है, रेगुलर बैच के अंदर भी आता है और रिवीजन क्लास में तो आता ही आता है, और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। इधर सुना ध्यान से, 45(5) है क्या? 45(5) ये है, याद करो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था आपको कि मेरा एक घर जो है ना, मेरा एक घर जो है मान लो नोएडा के अंदर है। अब मेरा एक घर अगर नोएडा के अंदर है तो गवर्नमेंट ने मान लो यहाँ पे क्या बनानी है जी, यहाँ मेट्रो बनानी है। मेरा घर उसके बीच में आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा था या तो घर हमें बेच दो, नहीं तो हम कंपलसरी एक्वायर कर लेंगे। मैंने कहा क्या करना है? कह रहे हो मेट्रो बनानी है। मैंने कहा घर रहने तो, गेट खोल दूंगा गेट बंद कर दूंगा। गवर्नमेंट ने कहा बेकार की बातें मत कर, गेट खोल दूंगा गेट बंद कर दूंगा, घर हमें चाहिए। मान लो मेरी पूरी फैमिली अलर्ट जी, मेरी पूरी फैमिली अलर्ट। मान लो गवर्नमेंट ने ये घर मेरा कंपलसरी एक्वायर किया 2015 में। 2015 में मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जैसे ही घर 15 में एक्वायर किया तो क्या 15 में ही पैसा मिल जाएगा? सर सोच समझ के बोलना, जैसे ही मेरा घर 15 में एक्वायर किया तो क्या मुझे 15 में ही पैसा मिल जाएगा? सर मतलब ही नहीं होता। इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, पैसा लेने वाली है, पैसा इतनी जल्दी देने वाली नहीं है। अब जैसे ही घर 15 में एक्वायर किया तो गवर्नमेंट ने बोला कंपलसरी एक्विजिशन इज ए ट्रांसफर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले दौड़े दौड़े आ गए, कह रहे ला भाई ला, टैक्स ला, टैक्स ला, टैक्स ला। मैं कह रही क्यों ला? कह रहे भाई तेरा घर कंपलसरी एक्वायर हो गया, 247 में लिखा है कंपलसरी एक्विजिशन इज ट्रांसफर, 45(1) ने कहा है जहां ट्रांसफर वहां टैक्सेबल। मैं कहा साहब कर क्या रहे हो? मेरी छोटी छोटी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे, मैंने कहां लेके जाऊं इन दोनों को? और सिंपल सी बात है, गुरुद्वारे डेली जाते हो अच्छा थोड़ा लगता है। मैं कहा सर ऐसे ही बेकार की बातें मत करो, एक तो मेरा घर आपने लूट लिया, घर एक्वायर कर लिया, और मेरे बीवी बच्चे सड़कों पे आ गए, आप कह रहे हो लाओ टैक्स लाओ। भाई साहब टैक्स कहां से लाऊं? अभी तक गवर्नमेंट ने मुझे 1 रुपया पे नहीं किया, और अगर गवर्नमेंट मुझे पेमेंट नहीं करी मैं टैक्स कहां से लाऊं? डिपार्टमेंट ने करी, वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि 45(1) में साफ साफ लिखा है जहां ट्रांसफर होगा वहीं टैक्सेबल होगा। हमें तो 45(1) के बेस पे चलना है साहब, ये टैक्सेबल होगा और अभी टैक्सेबल होगा। अब मैंने जब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, मैं गवर्नमेंट इतनी तो रहम कर दो, आपने मेरा घर एक्वायर कर लिया, मैं कुछ बोल नहीं सका, बट अगर अभी मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा ना, ये मेरे ऊपर हार्डशिप होगी। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 45(5) इंसर्ट कर वहां पे क्या लिखा, वहां पे ये लिखा कि जो भी कंसीडरेशन, ध्यान सुना,
जो भी कंसिडरेशन, जो कंपनसेशन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो टैक्सेबल तब होगा जब वो कंपनसेशन आपको मिलेगा, जब वो कंपनसेशन आपको मिलेगा। अब प्लीज ध्यान सुना जी, अब यहां पे मेन गेम स्टार्ट हो रही है। अब जो कंपनसेशन होता है ना, जो कंपनसेशन होता है उसकी दो कैटेगरी होती हैं, एक तो होता है ओरिजिनल कंपनसेशन, एक होता है इनहेंस कंपनसेशन। ओरिजिनल मींस क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इतना आपको मिलेगा, ये है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल कंपनसेशन, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि उस ईयर में 100% टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में फर्स्ट रिसीव होगा। ओरिजिनल कंपनसेशन उस ईयर में 100% टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में फर्स्ट रिसीव होगा। मतलब मेरा क्या है जी, मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट ने बोला इस घर के हम तुझे 100 लाख रुपए देंगे, मैं कहा ठीक है जी, और 100 लाख रुपए गवर्नमेंट ने मुझे दिए 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो गवर्नमेंट कह रही है जहां तक को पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी ना, पूरा का पूरा ओरिजिनल पहली इंस्टॉलमेंट में टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान देना। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, मतलब जो ये 100 लाख रुपए ओरिजिनल कंपनसेशन है ये उस ईयर में टैक्सेबल करोगे जिस ईयर में फर्स्ट रिसीव करोगे, बस ये बात ध्यान दो। तो भाई साहब 100 लाख रुपए के 100 लाख रुपए यहां टैक्सेबल कर देंगे और इन दोनों सालों में टैक्सेबल नहीं होगा। बच्चा कह रहा है सर बट वहां पैसा तो मिला तो है, मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे मेहरून, मेरे नारंगी कलर के बच्चे, मेरे सब तरंग के बच्चे, अगर ये दोनों सालों में पैसा मिला है यहां भी टैक्सेबल कर दोगे, डबल टैक्स नहीं हो जाएगा? जब मैंने पूरे के पूरे 100 लाख रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही टैक्सेबल कर दिए तो यहां पे टैक्सेबल क्यों करूंगा? तभी गवर्नमेंट ने बोला ओरिजिनल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टैक्सेबल होगा, बाद में टैक्सेबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब बच्चा कहता है सर आपने क्लास में यह भी कहा था कि अगर आपको ये 100 लाख रुपए कम लगते हैं, आपको लगता है 100 लाख रुपए कम है, तो आप दौड़े दौड़े कोर्ट के पास गए थे और कोर्ट ने फिर कुछ केस में कंपनसेशन इनहेंस कर दिया था। मैंने कहा मैंने बिल्कुल कहा था, उसको बोलते हैं इनहेंस कंपनसेशन। अब अगर कोई पैसा मेरा कोर्ट ने इंक्रीज कर दिया, अगर कोई पैसा मेरा कोर्ट ने इंक्रीज कर दिया उसको बोलते हैं इनहेंस कंपनसेशन। बट ये इनहेंस कंपनसेशन टैक्सेबल कब होगा? याद करो मैंने क्लास में कहा था उसके दो केस होते हैं। अब अगर ये इनहेंस कंपनसेशन है और ये इंक्रीज हुआ है बाय इंटरिम ऑर्डर, अगर ये इंक्रीज हुआ है बाय इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर मींस क्या होता है? याद करो मैंने क्लास में कहा था कई बार फाइनल ऑर्डर आने से पहले आपका इंटरिम ऑर्डर आ जाता है। अब इंटरिम ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास, कोर्ट ने पास कर दिया कि आपको ना 100 लाख तो मिल ही गए हैं, आपको 20 लाख रुपए और मिलने चाहिए। अब जैसे ही 20 लाख मुझे मिले इंटरिम से, गवर्नमेंट ने कहा टैक्सेबल होंगे। मैंने कहा साहब टैक्सेबल क्यों होंगे? क्योंकि अभी तो ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल तो है ही नहीं। क्योंकि जब फाइनल आएगा उसी के बेस पे तो पता लगेगा फाइनल कितना है। तो याद करो जी, पूरी फैमिली याद करे 45 में क्या लिखा था कि अगर कोई इनहेंस कंपनसेशन है, अगर वो इंक्रीज हुआ है इंटरिम ऑर्डर से, तो वो टैक्सेबल इंटरिम के टाइम पर नहीं होगा, वो टैक्सेबल रिसीव के टाइम पर नहीं होगा, वो टैक्सेबल तब होगा जब फाइनल ऑर्डर आएगा। तो मेरी पूरी फैमिली के बच्चे ये बात सुन ले जी, अगर कंपनसेशन इनहेंस है और इंटरिम है, इंटरिम से इंक्रीज हुआ है, तो उस केस में वो टैक्सेबल तब करना जब फाइनल ऑर्डर आएगा, उस ईयर में टैक्सेबल करना, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है? और बच्चा कहता है सर जैसे मान लो फाइनल ऑर्डर आ गया, उसमें भी तो कुछ पैसा इंक्रीज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो सर फिर वो टैक्सेबल कब होगा? अगर कंपनसेशन फाइनल ऑर्डर ने और इंक्रीज कर दिया तो वो टैक्सेबल तब होगा जैसे जैसे वो रिसीव होगा, जैसे जैसे वो रिसीव होगा। कई बच्चे बोल रहे हैं दृष्टि हो गया, अंजलि हो गया, निकिता हो गया, प्रियम हो गया, क्या नाम आपका, विनय हो गया, यादव जी हो गया। कई नालायक बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है उन सब बच्चों के ऊपर जो जिनको प्रोविजन ही याद है। याद करो हमने क्लास में ऐसी बातें की थी सर, ऐसी बातें हमने की थी। मैं दोबारा से एक बार बोल दूं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी वाले हैं आपने बातें जरूर पढ़ी होंगी, अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हो या आप कहीं और से पढ़ रहे हो, कि उस केस में दो चीजें होती हैं, ओरिजिनल और इनहेंस। ओरिजिनल टैक्सेबल तब करोगे जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, और इंटरिम जो इनहेंस है वो टैक्सेबल तब करोगे, वो डिपेंड करता है इनहेंस किया किसने। अगर वो इनहेंस हुआ इंटरिम ऑर्डर से तो टैक्सेबल करो फाइनल के टाइम पर, और अगर इनहेंस फाइनल ने किया तो फिर जैसे जैसे वो रिसीव करोगे ना वैसे वैसे ही वो टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है? और एक बात और ध्यान देना, जब इनहेंस कंपनसेशन टैक्सेबल करोगे उस टाइम पे आप कॉस्ट लेके चलोगे नील। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जब ऑलरेडी आपने ओरिजिनल कंपनसेशन टैक्सेबल किया होगा, ऑलरेडी इसकी कॉस्ट जो है वो यहां पे आ चुकी होगी, इसलिए इनहेंस के टाइम पर कॉस्ट कितनी आएगी? नील आएगी। तो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने जी, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना कि इनहेंस कंपनसेशन जब टैक्सेबल करते हैं उसकी कॉस्ट क्या मानते हैं? कॉस्ट मानते हैं नील। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी?
तो ये आपका 45 है जी। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। अभी दिमाग में प्रोविजन रिटेन करके चलो कि हमने क्लास में ये बात पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, ठीक है। आओ जी एक बार आपको दिखा देता हूं जी। देखो जी 45 एक बार चेक करना, 45 ये रहा जी। 45 कह रहे हैं ईयर इन विच कंपलसरी एक्विजिशन, जब गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर की, वो क्या बन गया, ट्रांसफर। और टैक्सेबल कब होगा जी, टैक्सेबल तब होगा ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव। अब यहाँ पे रिसीव का मतलब क्या है आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा ऊपर, ये देखो जी, ये तो आपका है ओरिजिनल कंपनसेशन, देखो ये ओरिजिनल है, और क्या लिखा है, ओरिजिनल टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट रिसीव्ड बाय द असेसी इवन ए पार्ट देयरऑफ। मतलब अगर थोड़ा सा भी कंसीडरेशन मिल गया है तो 100% टैक्सेबल करेंगे, चाहे वो आपको थोड़ा सा ही मिला है। मतलब जहां फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई है ना, उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा ओरिजिनल। तो इनहेंस वाले केस में देखो जी, इनहेंस वाले केस में गवर्नमेंट ने बोला अगर वो इंटरिम ऑर्डर है तो फिर फाइनल के टाइम पर टैक्सेबल होगा, और अगर वो फाइनल ऑर्डर है तो फिर जैसे जैसे वो रिसीव करेंगे वैसे वैसे ही वो टैक्सेबल होगा, बस ये पर ध्यान देना। और होल्डिंग पीरियड हम लेंगे जी आपका वही एक एक्विजिशन तक, उस केस में कॉस्ट आप लोगे नील, ये बात ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई लिटिगेशन आपने एक्सपेंडिचर किए होंगे वो आप इनहेंस कंपनसेशन में जब कैपिटल गेन निकालोगे लिटिगेशन खर्चे आप माइनस कर दोगे, ठीक है जी। तो ये हमारा 45 है जी। अब मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ जी, कोई बच्चे को कोई दिक्कत हो जी। जी बताओ जी, अनुराग, अनुराग बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या कह रहे हो। इनहेंस वाला एक बार दोबारा बता दूं मेरे बच्चे, मैंने इनहेंस वाले केस में ये कहा है अगर गवर्नमेंट आपका पैसा इंक्रीज करती है, आप ये चेक करो इंक्रीज किस ऑर्डर से हुआ है। अगर वो किसी कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से हुआ है तो टैक्सेबल अभी मत करो, जब फाइनल ऑर्डर आएगा उस ईयर में टैक्सेबल करो। और जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा अगर कंपनसेशन मेरा उससे भी इंक्रीज हो गया तो वो टैक्सेबल तब करना जैसे जैसे वो रिसीव होगा। तो अपने दिमाग में ना, अपने दिमाग में तीन बातें लेके चलो। अगर कंपनसेशन ओरिजिनल है तो वो टैक्सेबल तब करेंगे जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी। अगर वो इनहेंस है बट इनहेंस बाय इंटरिम ऑर्डर है तो फिर टैक्सेबल होगा फाइनल के टाइम पर। और अगर इनहेंस हुआ फाइनल ऑर्डर से तो फिर जैसे जैसे वो रिसीव होगा ना वैसे वैसे वो टैक्सेबल होगा, बस ये बात ध्यान देना। तो ये बात आपके 45 में आ रही है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कुछ अजीब लग रहा हो, चलो जी। अब ये 45 कंप्लीट करने के बाद अब जो मेरा अगला प्रोविजन है दैट इज सेक्शन नंबर 45(5)(a), जिसमें बच्चों को काफी सारी दिक्कत आती है। 45(5)(a) ये हमारा है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। याद करो क्लास में ना इसको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। अब उस एग्जांपल लेने की बजाय मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा बहुत याद करवाने की। अब अगर मैं 45(5)(a) की बात करूंगा, उसके अंदर मैंने कहा था कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मतलब लोग आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं। कैसे एग्रीमेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूं। अब अगर मैं दिल्ली में रहता हूं ना, मेरी एक प्लॉट ऑफ लैंड है, मेरी एक प्लॉट ऑफ लैंड पड़ा हुआ है, उस पर भी कोई घर नहीं है। तो क्या नाम है आपका, अभिषेक। अभिषेक ने मुझे बोला सर ये लोग आपकी प्लॉट ऑफ लैंड खाली पड़ी है, इस पर आप प्रॉपर्टी बना लो, मतलब घर बना लो। मैं कहा इतने पैसे नहीं है। मैं कहा भाई इतने पैसे नहीं है, इनकम पूरे साल की कुछ आती नहीं है, पैसे इतने हैं नहीं, मैं कैसे घर बनाऊं। तो अभिषेक की जान पहचान में ना एक बिल्डर था, अभिषेक की जान पहचान में एक बिल्डर था। अभिषेक ने बिल्डर को बोला कि बिल्डर विवेक सर के पास ना एक प्लॉट ऑफ लैंड है, तू उनसे बात कर ले, उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दे, कुछ घर तो उनको दे दियो। तो बिल्डर दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, उसने कहा विवेक सर, विवेक सर। मैंने कहा हाँ। कह रहे सर मैंने सुना है, मेरे को अभिषेक ने बोला कि आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, तो उस प्लॉट ऑफ लैंड पे तो मैं घर यहाँ पे ना आपका ये लगा लो 6 फ्लोर बना दूंगा, और 6 फ्लोर में से 3 फ्लोर आपके 3 फ्लोर मेरे। मैं कहा भाई बट मेरे पास पैसे ही नहीं है, अगर पैसे होते तो मैं फ्लोर खुद बना लेता। उसने कहा सर मैं पैसे थोड़ा लूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं 6 फ्लोर बनाऊंगा, 3 आपके 3 मेरे, बट आपको करना क्या होगा, ये 50% सिर्फ और सिर्फ लैंड का पोर्शन जो है वो मुझे देना होगा। मतलब 50% लैंड मेरी और 3 फ्लोर आपके, 3 फ्लोर आपके, आपको सिंगल पैसा भी पे नहीं करना, और जो बाकी 3 फ्लोर हैं वो मेरे पास रहेंगे, उनको मैं मार्केट में बेच दूंगा। अब मैंने अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से पूछा, मैं कहा प्रिया एक बात बताओ, प्रिया हो गया, मानसी हो गया, अंजलि हो गया, अभिषेक होगा जी, खुशबू हो गया, वंदना हो गया, राहुल हो गया, अमनप्रीत हो गया जी, उसके बाद हर्षित हो गया, हिमांशु हो गया। मैंने सबकी मीटिंग बुलाई, मैं कहा यार एक बात बताओ,
क्या ये मुझे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना चाहिए? तो सबने कहा सर बिल्कुल करना चाहिए। भाई आपके पास पैसे नहीं है, वो आपको घर बना के दे रहा है और 3 फ्लोर आपको बना के दे रहा है, तो आपको करना क्या है? 50% लैंड ही तो देनी है। अब आप या तो प्लॉट ऑफ लैंड रखो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप प्लॉट ऑफ लैंड पे सो जाओगे। भाई आपकी फैमिली है, आपके पूरे मतलब छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बीवी है और आप भी हो, तो क्या आप खाली प्लॉट ऑफ लैंड पे सो जाओगे? मतलब ऐसे आप चादर ओढ़ के खुले आसमान के नीचे आप सो जाओगे? मैं कहा नहीं यार, वो भी नहीं कर सकते। मैं कैसे अच्छा थोड़ा लग कह रहे वही तो, जब वो आपको 3 फ्लोर बना के दे रहा है, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं कर रहा, 50% लैंड मांग रहा है, आप इस एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो जाओ। जब सारी फैमिली ने मुझे बोला कि एंटर हो जाओ, तो डिपार्टमेंट ने कहा विवेक कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। डिपार्टमेंट ने कहा विवेक कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जो तूने 50% लैंड का पोर्शन दिया है, उसके बदले में तूने 3 फ्लोर लिए। जो तूने 50% लैंड का पोर्शन दिया है, उसके बदले में तूने 3 फ्लोर लिए। तो ये तूने एक्सचेंज किया। ये तूने क्या किया? एक्सचेंज किया कि लैंड देकर बदले में 3 फ्लोर तूने लिए हैं, ये भी ट्रांसफर बनेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है कि मैंने कहा गवर्नमेंट एक बात बताओ, इस लैंड का तुम सेल प्राइस क्या बनाओगे? भाई इस प्लॉट ऑफ लैंड का सेल प्राइस क्या बनाओगे? क्योंकि मैंने बेची थोड़ा है, मैंने लैंड देके 3 फ्लोर लिए। तो गवर्नमेंट ने कहा एक बात बताओ, तूने लैंड देकर 3 फ्लोर लिए हैं, तो उन 3 फ्लोर की जो भी तेरी वैल्यू होगी ना, वो इस लैंड का सेल प्राइस होगी। जो उस 3 फ्लोर की वैल्यू होगी वो इस लैंड का सेल प्राइस होगी। अब उस 3 फ्लोर की वैल्यू क्या है? उन 3 फ्लोर की जो भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकल के आएगी, वो सेल प्राइस बन जाएगी। कॉस्ट आप निकाल लोगे, कैपिटल गेन निकाल लेना। बट एक बात ध्यान देना, जैसे ही मैंने प्लॉट ऑफ लैंड का पोजेशन दिया, ये ट्रांसफर तो बन गया। जैसे ही मैंने प्लॉट ऑफ लैंड का पोजेशन दिया, ये ट्रांसफर तो बन गया। बट गवर्नमेंट कह रही है कि जब ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा ना, तो टैक्सेबिलिटी उस साल में होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसे ही मैंने पोजेशन दिया, ट्रांसफर बन गया, बट जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, टैक्सेबिलिटी उस साल में होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में होता क्या है, लोग क्या करते हैं, आर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है जी। अगर जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मे बी अगर उन्होंने कभी प्रैक्टिकली देखा हो, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है, प्लॉट ऑफ लैंड किसी और को होता है, बिल्डिंग कोई और खड़ी करता है, कुछ फ्लोर उनको मिलते हैं, वो करते क्या है, लैंड का कुछ पोर्शन दे देते हैं बिल्डर को। अब इतना पोर्शन देने के बाद जो उनको फ्लोर मिले, तो लैंड की कॉस्ट आपको पता है, लैंड की कॉस्ट आपको पता है, उन फ्लोर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वो तुम्हारा सेल प्राइस आ जाएगी। अब मुझे कोमल कहती है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो इन 3 फ्लोर लेने के अलावा आपने कुछ कैश भी लिया हो। मैं कहा बिल्कुल पॉसिबल है। तो फिर क्या होगा, इन 3 फ्लोर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्लस में जो मैंने कैश लिया होगा, इन दोनों को जोड़ के ये सेल प्राइस आ जाएगा। कैपिटल गेन आप निकालोगे। क्यों? क्योंकि प्लॉट ऑफ लैंड की कॉस्ट आपको पता है। अब कॉस्ट हमारे पास है, सेल प्राइस हमने देख लिया, कैपिटल गेन आप निकाल दो। तो देखो 45(1)(a) में क्या लिखा है जी, 45(1)(a) कहता है आपका ट्रांसफर कब बनेगा, ईयर इन विच पोजेशन, मतलब आपने पोजेशन दिया वो आपका ट्रांसफर बन गया, और टैक्सेबल तब होगा ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट इशूड, और इंडेक्सेशन जो लेंगे वो ट्रांसफर की ईयर तक लेंगे। तो सिंपल सी बात ध्यान देना जी, आपको मैं दिखा देता हूँ 45(5) है थोड़ा डिटेल में। देखो क्या लिखा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें क्या लेंगे, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग बोथ इन द प्रोजेक्ट हैंडल्ड ओवर बाय द डेवलपर टू इंडिविजुअल एचएफ एज हिज शेयर, प्लस में अगर कुछ कैश मिलेगा, इन दोनों को जोड़ के ये तुम्हारा सेल प्राइस होगा। उसके बेस पे तुम कैपिटल गेन निकाल दो, उसके बेस पे तुम कैपिटल गेन निकाल दो। बस ये बात ध्यान देना। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि जो अभी तक हमने 4 प्रोविजन जो किए हैं, 45(2), 45(5), 45(1)(a), 45(5)(a), इन चारों में क्या निकल के आ रहा है कि जिस ईयर में ट्रांसफर नॉर्मली, देखो क्या लिखा है, जिस ईयर में ट्रांसफर नॉर्मली उस ईयर में ही टैक्स एक्सेप्ट फॉलोइंग 4 केस। मतलब इन 4 केस में ट्रांसफर किसी अलग साल में है, टैक्सेबल किसी अलग साल में। यही खासियत है इन चारों सेक्शंस के अंदर। तो मेरी फैमिली बस इतनी सी बात ध्यान देनी जी, इन चारों प्रोविजन में आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। अपने दिमाग में एक बात लेके चलना, ये चारों सेक्शन जहां भी दिखेंगे, ट्रांसफर किसी अलग साल में होगा, टैक्सेबल किसी अलग साल में होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अब क्लास में कोई सिंगल बच्चा 2 सेकंड के अंदर बस ये बोल दे रही, याद करो 45(1)(a)। हाँ जी, सीधो के बैठो, जल्दी सीधो के बैठो, फटाफट सीधो के बैठो, फटाफट से बोलना 45(1)(a)। 45(1)(a) कौन सा है? इंश्योरेंस क्लेम वाला। जल्दी बोलो, ट्रांसफर कब बनता है? जब एसेट डिस्ट्रॉय होती है। टैक्सेबल कब होगा? जब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। 45(2) ट्रांसफर कहां पे होगा? जब कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ट्रांसफर बनेगा। टैक्सेबल कब होगा? जब स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे, उस ईयर में टैक्सेबल होगा। फिर अगला जी 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन, जब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर की है,
उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफर। जब वहां से आपको कंपनसेशन मिलेगा तो होगा टैक्सेबल। अगर ओरिजिनल है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे सारा टैक्सेबल होगा। अगर इनहेंस है, इनहेंस बाय इंटेरिम है, फाइनल के टाइम पर इनहेंस बाय फाइनल है तो जैसे जैसे वो रिसीव होगा। और अगर 45(5)(a) की बात करूंगा, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जैसे ही प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया वो ट्रांसफर हो गया, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनेगा उस टाइम वो टैक्सेबल होगा। बस ये बात ध्यान दो। तो ये चारों प्रोविजन आपके सामने हैं जो ये बात बोल रहे हैं, जहां ट्रांसफर होगा टैक्सेबल वहां नहीं होगा, किसी अलग साल में होगा। दैट इज द फोर एक्सेप्शन, दैट इज द फोर एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 45(1). कोई दिक्कत तो नहीं है? लो जी, इधर सुना ध्यान से। अब ये प्रोविजन करने के बाद ना, ये प्रोविजन करने के बाद अब एक सेक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट भी आई है, उसको मैं करवाने जा रहा हूं। आपका सेक्शन है जी 50C। इधर देखो ध्यान से, ये आपका सेक्शन है जी 50C। ये राज, ये आपका 50C है। अब प्लीज ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब जितने भी 10 15 20 मिनट, मुझे नहीं पता कितने हैं, बट पूरी क्लास यहां पे ध्यान देगी। और अगर आज के पांचों सेक्शन आपको रिवाइज अच्छे से हो गए, ये लगा लो एग्जाम में कंफर्म 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन बनेगा 50C का और एक उन चारों में से कोई एक बनेगा। 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे आज। प्लीज ध्यान सुनना चाहिए। एक बार पानी पी लो। लो जी, इधर देखना ध्यान से। पी लिया पानी? इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, याद करो सेक्शन 50C जो आपने किया था। अब सेक्शन 50C जो आपने क्लास में किया होगा ना, 50C में आपने ये पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आपने अमेंडमेंट क्लास देख ली है फिर तो 50C की अमेंडमेंट हो चुकी है। अगर आपने अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी है फिर 50C में अमेंडमेंट आई है, वो सुन लेना अमेंडमेंट आई क्या। 50C ये बात कहता है कि अगर किसी पर्सन ने लैंड और बिल्डिंग बेची है, अगर किसी पर्सन ने लैंड बिल्डिंग बेची है और जब आपने वो बिल्डिंग बेची या लैंड बेची, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के अगर 110% से ज्यादा है। सर मे भी कुछ नालायक बच्चे होंगे जिन्होंने 105% पढ़ा होगा, मेरे इतनी बार बोलने के बाद भी कि अमेंडमेंट क्लास देख लो, उन्होंने नहीं देखी। उन्होंने क्या बोला, रिवीजन क्लास में देख लेंगे। चलो मैं उनको क्या बोलूं सर, मेरा कहना फर्ज होता है, मानना ना मानना वो आपकी जिम्मेदारी है सर। लाइफ आपकी है, लाइफ आपके हाथ में है, मेरा काम यह है कि आपको सही डायरेक्शन देना बस। अब रिवाइज लो ये बात कहता है कि अगर लैंड बिल्डिंग आपने बेची है और उसके बेचने पर जो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल प्राइस के 110% से ज्यादा होगी तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही सेल प्राइस बन जाएगी। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही सेल प्राइस बन जाएगी। बस ये बात ध्यान देना। अब बच्चा कहता है सर परसेंटेज 105% थी, वो खत्म हो चुकी है, पहला चेंज है 110% यहां पे आ चुका है, 105% अब नहीं है। अब सुनना ध्यान से, अब कंक्लूजन का निकल के आ रहा है। कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इधर देखो जी, मैंने एक डायग्राम बनवाया बहुत बढ़िया जो मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर बनवाया था, एक बार चेक करना। अगर अगर देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, लैंड बिल्डिंग और बोथ, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अगर मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी 110% से कम है, अगर मेरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से कम है, उस केस में 50C एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 43CA क्या है, पीजीपी के अंदर एक सेक्शन है, पीजीपी के अंदर 43CA है, 50C की तरह ही सेम है। वो स्टॉक इन ट्रेड वाले केस में एप्लीकेबल होता है, ये कैपिटल सेट वाले केस में एप्लीकेबल होता है। बाकी दोनों में प्रोविजन बिल्कुल सेम है, बातें इतनी फर्क है कि वहां स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल सेट है। तो पहली बात तो अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से कम है, उस केस में 50C नहीं लगेगा। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% के बराबर है फिर भी 50C नहीं लगेगा। बट मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है उस केस में 50C लग जाएगा। और मुझे पूरी फैमिली बोलती, कहती सर मैंने कहा हाँ, कहती सर अगर 50C लगे ना लगे फर्क क्या पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा जी, बहुत फर्क पड़ेगा। जहां पर 50C नहीं लग रहा, जहां 50C नहीं लग रहा उस केस में जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही तुम्हारा सेल कंसीडरेशन बनेगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इग्नोर करोगे। मैं दोबारा बोलूंगा जी, जहां 50C नहीं लग रहा, जो फिर एक्चुअल सेल प्राइस होगा वही सेल कंसीडरेशन बनेगा। 50C अगर नहीं लग रहा तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इग्नोर करोगे, स्टैंप ड्यूटी मेरे किसी काम की नहीं है। बट जहां 50C लग रहा है, जहां 50C लग रहा है उस केस में सेलर के हाथ में जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वही सेल प्राइस बनेगा।
बच्चा कहता है सर क्वेश्चन के थ्रू दिखाओ। क्वेश्चन देख लो, ये देख लो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना जी। मैं चाहता हूं इसका आंसर मैं छुपा लूं, बट कई नालायक बच्चे हैं जो आंसर पहले देख चुके हैं। एक बार चेक करना, सेल प्राइस आपकी 4 लाख है जी। सेल प्राइस 4 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी 380 है। अपने बोल दो रही, सेल प्राइस आपकी 4 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी 380 है। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस से भी कम है। सोच समझ के बोलना, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस से भी कम है तो फिर सेल कंसिडरेशन कैपिटल गेन के लिए क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या बनेगा जी? 4 लाख बनेगा। 380 मेरे किसी काम की नहीं है। अगर सेल प्राइस 4 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4,30,000 है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से कम है, तो मैंने क्या कहा था? फिर एक्चुअल सेल प्राइस बनेगा 4 लाख की सेल प्राइस बनेगा। अगर सेल प्राइस 4 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4,40,000 है, 110% से कम नहीं है, 110% के बराबर है, फिर भी एक्चुअल सेल प्राइस बनेगा 4 लाख ही बनेगा जी। 4,40,000 मेरे किसी काम की नहीं है। बट हाँ, अगला क्वेश्चन जी, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4,80,000 है और सेल प्राइस 4 लाख है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है, इस केस में स्टैम्प ड्यूटी ही सेल प्राइस बनेगी, दैट इज 480। तो यहां पे आप चेक कर लो, यहां देखो 480 है, बाकी सब केस में 4 लाख है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बन चुके हैं। और जो नालायक बच्चा है, रटने वाला बच्चा है, जो बिना बात का समझने वाला बच्चा है नहीं, वो पहली बात तो रट के बैठ गया 105, और अगर उसने रट भी लिया कि 110% है, वो यही नहीं समझ पाएगा 110% निकालते कैसे। तो मेरे बच्चों, मेरे नोनू, मेरे सोनू, बस ये बात ध्यान देना, 50C एप्लीकेबल तब होगा अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा होगी। इट मींस अगर बराबर है या कम है, उस केस में 50C की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और जहां 50C एप्लीकेबल नहीं होता वहां स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं होती। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप सुनना ध्यान से, एक पॉइंट छोटा सा और है। एक पॉइंट ये है, कई बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको 2 दिन की दी होती है। एक तो दी होती है एग्रीमेंट के दिन की, एक दी होती है रजिस्ट्रेशन के दिन की। अगर आपको याद आ रहा हो मेरी क्लास, याद करो रेगुलर बैच वाले बच्चे भी, और जो बाकी सब बच्चे हैं वो भी ध्यान दो, आपने कहीं से पढ़ा होगा तो अपने नोट्स बनाए होंगे। अगर एग्रीमेंट के दिन की और रजिस्ट्रेशन के दिन की अगर 2 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है जो एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी होती है उसको बेस बना लोगे। जो एग्रीमेंट के दिन की स्टैम्प ड्यूटी है उसको बेस बना लोगे। कब बेस बना लोगे? अगर कुछ पैसा बायर ने एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे कर दिया अकाउंट पे चाफ, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब आपने डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, एनईएफटी होगी, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, यूपीआई हो गया, अगर आपने मतलब ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर दी है, फिर तो लेंगे एग्रीमेंट के दिन की, नहीं तो हम रजिस्ट्रेशन के दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। तो ये बात ध्यान देना जी, अगर आपको 2 दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है तो उन दोनों में से कौन सी स्टैम्प ड्यूटी बेस बनेगी, वो डिपेंड करता है कि रिसीवर ने, बायर ने कुछ पैसा एडवांस में दिया नहीं दिया। अगर बायर ने एडवांस पेमेंट कर दी, एडवांस कब? एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले। कैसे कर दी? अकाउंट पे ही चेक। सर एडवांस पेमेंट की कैश में, तो भैया कैश नहीं चलेगा, अगर कैश के अंदर पेमेंट की होगी तो स्टैम्प ड्यूटी लेंगे रजिस्ट्रेशन के दिन की। सर उसने चेक से पेमेंट की है, बट चेक जो अकाउंट पे ही चेक नहीं है, बीरियर चेक है, तो अगर बीरियर चेक है उस केस में आप लोगे रजिस्ट्रेशन के दिन की। सर उसने पेमेंट की अकाउंट पे चेक से बट एग्रीमेंट के दिन के बाद की है, तो भी रजिस्ट्रेशन के दिन की लेंगे। बच्चा कह रहा है सर फिर बता दो ना एग्रीमेंट के दिन की कब लेंगे। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, इधर आओ मेरे पास आ मेरा बच्चा मेरे पास आ। एक क्यूट क्यूट सा बच्चा, देखो कितना हंस रहा है। ओ माय गॉड, जब आप हंसते हो ना बड़ा मुझे अच्छा लगता है। पता किस दिन की लेंगे एग्रीमेंट के दिन की? एग्रीमेंट के दिन की तब लेंगे अगर कुछ एडवांस पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले आ गया है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन मोड से जो स्पेसिफाइड है, अगर वैसे आ गया फिर एग्रीमेंट के दिन की लेना, नहीं तो रजिस्ट्रेशन के दिन की लेनी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है? तो ये आपकी 50C के अंदर बातें हैं। तो बस एक चेंज आया है, जहां पे आप क्लास में अभी तक 105% लेते थे, वहां पे 110% लेना है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हमने अमेंडमेंट क्लास में बहुत बढ़िया ढंग से किया है, वहां पे डिटेल में समझा है हमने। बट अगर आपने अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी तो इतना ध्यान देना कि जहां आपने नोट्स में 105% से क्वेश्चन किए होंगे, वहां क्वेश्चन जो होंगे अब 110% से होंगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है नहीं? तो ये आपका 50C है। अब मुझे फटाफट से बोल दो जी, हमारे कौन कौन से प्रोविजन हो गए हैं जी? हमारे प्रोविजन हो गए हैं, एक तो 45(1)(a) इंश्योरेंस क्लेम अगर मिलेगा एसेट डिस्ट्रॉय होने के बाद, उस केस में क्या होगा? 45(2) अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे जी, अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करोगे उस केस में क्या होगा? उसके बाद जी 45(5)
अगर कंपलसरी एक्वायर गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी कर लिया उस केस में क्या करेंगे 45(5)(a). अगर मान लो बिल्डर से कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो रहा है उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे 50(c). अगर लैंड बिल्डिंग बेची है उसकी स्टैंप ड्यूटी 110% से ज्यादा है उस केस में सेल प्राइस क्या लेंगे ये 50(c)(h). ये पांचों प्रोविजन जो हैं आज हमने कर ली हैं। अच्छा, इनके साथ ना दो छोटे छोटे प्रोविजन मैं और रिवाइज करवाने जा रहा हूं, फिर मैं आपको दूंगा होमवर्क, और मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक तो आपने दोनों क्वेश्चन सही किए थे ना, आज के दोनों क्वेश्चन आप सही नहीं करके आओगे अगर आपने प्रोविजन सही ढंग से रिवाइज नहीं किए। बच्चा कह रहा है सर चैलेंज मत दिया करो, अब हमें चैलेंज देते हो ना फिर हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है, तभी तो चैलेंज देता हूं, तभी तो कहता हूं सर जितने बच्चे लाइव देखते हैं ना अगर हर बच्चा रिप्लाई करेगा आप खुद देखना आपके चेहरे पे एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। बट नालायक बच्चे मेरी बात मानते ही नहीं है। इधर देखो ध्यान से, अब दो छोटे छोटे से प्रोविजन मैं आपको बता दूं जी, एक तो 45(3) है और एक 45(4) है। ये 45(3) 45(4) बिल्कुल छोटी छोटी है जी। 45(3) याद करो, 45(3) क्या था? 45(3) था कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर मेंबर टू फर्म, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर। याद करो मैंने क्लास में कहा था ना एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर मान लो पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म में एसेट लेके आ रहा है तो ट्रांसफर किसके हाथ में है? पार्टनर के हाथ में। अगर मान लो फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, फर्म डिसोल्व हो गई, पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर की डेथ हो रही है, उस केस में क्या होगा? फिर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को एसेट देगी तो ट्रांसफर किसके हाथ में बनेगा? फर्म के हाथ में बनेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला 45(3) में है, और अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर है तो उस केस में 45(4) लगेगा। अब पहले चेक करो, अगर पार्टनर या मेंबर एसेट ट्रांसफर कर रहा है पार्टनरशिप फर्म या एओपी बीओआई को, तो जितना फर्म ने अपनी बुक्स में अमाउंट रिकॉर्ड किया होगा ना वो पार्टनर के हाथ में सेल प्राइस बन जाएगा। याद करो अपने अकाउंट्स में क्या होगा, अपने अकाउंट्स में क्या होगा कि जब भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एसेट लेके आता है तो पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स में एक एंट्री पास करती है। तो जितनी वैल्यू से उसने एंट्री पास की होगी, जितनी वैल्यू का उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया होगा, वही अमाउंट जो होगा वो पार्टनर के हाथ में सेल प्राइस बन जाएगा 45(3) है। अब बच्चा कहता है सर बट हमें याद आ रहा है आपने कहा था कि वो जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो सेल प्राइस बनता है। वो मैंने कहा था 45(4) में। याद करो मैंने 45(4) आपको बताया था, मैंने कहा था अगर पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्स लगेगा। तो उस केस में जो उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर तो फर्म के हाथ में वो सेल प्राइस बनेगा। तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, उनकी बारी आगे जी, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, उनकी बारी आ चुकी है। अगर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एसेट लेके आ रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म ने जो रिकॉर्ड किया होगा पार्टनर के हाथ में वो सेल प्राइस बनेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रही है तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो सेल प्राइस बन जाएगी। पार्टनरशिप फर्म ने अपनी बुक्स में क्या अमाउंट रिकॉर्ड किया है 45(4) में वो मैटर नहीं करता। तो इतनी बात ध्यान दो रही, 45(3) में जो रिकॉर्ड किया होगा वो सेल प्राइस बनेगा, 45(4) में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो सेल प्राइस बनेगा। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो ये दो प्रोविजन है 45(3) एंड 45(4). अब लिखोगे होमवर्क, आओ जी गलती करने की तैयारी कर लो जी। अब सर हो जाए मुकाबला, अब हम सर आपके बच्चे हैं और आपके बच्चे सर इतनी जल्दी गलती नहीं कर सकते। ओ मेरे बच्चा, मेरे नोनू, मेरे सोनू, क्यूट क्यूट से बच्चों, आपके लिए आपको पता नहीं है अभी अभी मैं क्या क्या चीज लेके आने वाला हूं, ठीक है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। लो जी एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 जी, ये कैपिटल एसेट है, ठीक है जी। मान लो ये हाउस प्रॉपर्टी है, ये आपने परचेज की है 1 जुलाई 2000, 1 जुलाई 2000 को ये परचेज किया मान लो 8 लाख की, ठीक है। 141 को इसकी एफएमबी है मान लो 9 लाख, ठीक है। इसकी एसडीवी है 141 को, इसकी एसडीवी है 141 को मान लो 7 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 7 लाख है जी, ठीक है। और ध्यान सुना जी, और ध्यान सुना, इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किस चीज का? डीलिंग
इन प्रॉपर्टी, डीलिंग इन प्रॉपर्टी। अब ये क्या बन गई? प्रॉपर्टी डीलर बन गए। अब ये बन गए प्रॉपर्टी डीलर। और ये हाउस प्रॉपर्टी ये अपने बिजनेस में लेके आ गए जी। मतलब क्या कह रही? कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया। अब आएगा गेम खेलने का मजा। अब मुझे पता लगेगा मेरी डिवीजन क्लास का फायदा कितना हो रहा है। ये क्या कह रही? कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, और ये कन्वर्ट किया 15 दिसंबर 2015 को। इस दिन कन्वर्ट किया जी। और जिस दिन कन्वर्ट किया उस दिन की एफएमवी है, एफएमवी है इसकी 70 लाख। ठीक है जी। और अभी गेम खत्म नहीं हुई। इस दिन अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो है 80 लाख। मतलब फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख रुपए है और बुक्स में अमाउंट रिकॉर्ड किया 80 लाख रुपए का। सर इसका क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे। अब ये तो आपको पता होगा कि हम सेल प्राइस क्या लेते हैं। एग्जामिनर हूं मैं तो कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए दूंगा ताकि बच्चे बोले पेपर बाहर से आया है। ठीक है जी। अमाउंट रिकॉर्ड किया 80 लाख रुपए, एफएमई 70 लाख रुपए। उसके बाद फिर क्या हुआ जी? इन्होंने ये बेच दिया जी, सोल्ड। ये घर बेच दिया जी। और ये घर बेच दिया 15 दिसंबर 2020 को। मान लो ये घर बेच दिया जी 120 लाख का जी। 120 लाख रुपए का एक घर बेचा। ठीक है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इसमें कैपिटल गेन कितना आएगा वो बताना आपने, और पीजीबीपी की इनकम कितने की वो बताना। इंडेक्स रेट आपकी बुक में दिए होंगे, बुक सबके पास होगी, नोट सबके पास होंगे, इंडेक्स रेट आप वहां से देख सकते हो जी। एक बार दोबारा बोल रहा हूं जी। परचेज किया 2000 में, एफएमवी है 9 लाख रुपए, एसडीवी है 7 लाख रुपए। आपने कैपिटल सेल को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया 2015 में, 15 दिसंबर 2015 में। उस दिन एफएमवी 70 लाख रुपए, बुक्स में अमाउंट रिकॉर्ड किया 80 लाख रुपए। फिर आगे वो स्टॉक इन ट्रेड बेच दिया 2020 में 120 लाख रुपए का कैपिटल गेन। और बिजनेस की इनकम कितनी कितनी टैक्सेबल होगी आपको ये बताना है। लो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया। मैंने कहा था ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा मजा। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये लो जी। अब यहां तक हो गया, आगे बढ़ो जी। लो जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो जी। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ये उससे भी बढ़िया होगा। मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, एक घर है जी। इन्होंने परचेज किया था 25 जुलाई 95। कितने का? 7 लाख का। 7 लाख का जी। 141 को इसकी एफएमवी है मान लो 9 लाख, और 141 को ही स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 8 लाख। ठीक है जी। ये घर बेच दिया जी, सोल्ड। मिस्टर बी ये घर बेचा है जी, ये घर बेचा है। अच्छा, इसका एग्रीमेंट कब हुआ? बेचने का एग्रीमेंट हुआ, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्रीमेंट है 15, मान लो 15 दिसंबर 2019 को। 15 दिसंबर 19 को एग्रीमेंट हुआ, और एसडीवी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा पहले लिखो घर, घर कितने का बेचा है? घर बेचा 80 लाख का, घर बेचा 80 लाख का। एसडीवी जो है एग्रीमेंट के दिन की, एसडीवी जो है एग्रीमेंट के दिन की वो है मान लो 86 लाख, 86 लाख की एसडीवी है। ठीक है। मिस्टर बी, मिस्टर बी पे ₹20 लाख एडवांस थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक एज ऑन 13 दिसंबर 2019। मिस्टर बी ने 20 लाख रुपए एडवांस पेमेंट कर दिया अकाउंट पे चेक से 13 दिसंबर 2019 को। ठीक है। उसके बाद जी पोजेशन ऑफ हाउस ये दिया आपको 5 अप्रैल 2020 को।
डेट ऑफ रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्री हुई है, जो घर की रजिस्ट्री हुई है वो ये 15 जून 2020 और एसडीवी ऑन दी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एसडीवी दिए रजिस्ट्रेशन के दिन की 90 लाख। लो जी, आपके हाथ में क्वेश्चन है जी, कैपिटल गेन बता दो जी, कैपिटल गेन कितना निकल जाएगा मिस्टर ए के हाथ में, क्वेश्चन आपके हाथ में जी। अगर आपने दोनों क्वेश्चन सही कर दिए ना सर, आपने वाकई इतिहास रच दिया जी, सही बता रहा हूं, मुझे इतना प्राउड फील होगा ना अपनी फैमिली पर, आप सोच भी नहीं सकते जी। अगर आपने दोनों क्वेश्चन सही कर दिए, क्वेश्चन दोनों ही बहुत बढ़िया हैं और दोनों ही बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे प्रोविजन टेस्ट हो जाएंगे जो अभी आपने रिवीजन किए, ठीक है। और अगर कोई रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं सर, उनसे अगर गलती हो गई, उनके कान पकड़ के देखना, मैं खींचूंगा। और जो मेरी फैमिली मतलब मेरे से पढ़े नहीं भी हैं तो भी आपको भी बोल रहा हूँ सर, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। हम सब मिलके काम कर रहे हैं, अब आप सब मेरे ही बच्चे हो जी, मेरी फैमिली के बच्चे हो तो मतलब मेरे बच्चे हो, ठीक है। चलो जी, इधर सुना ध्यान से, तो आपने दोनों क्वेश्चन कल करके आने हैं जी। बाकी कैपिटल गेन के जो भी बैलेंस प्रोविजन होंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम सारे प्रोविजन एक बार रिवाइज कर लें जी, ताकि कैपिटल गेन हमारा पैकअप हो जाए। उसके बाद फिर कैपिटल गेन के जो भी एमसीक्यूज होंगे ना, उसको हम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट रिवीजन क्लास कब होगी? वेडनेसडे को होगी जी, शाम को 7 बजे कैपिटल गेन की पूरी कंप्लीट रिवीजन करेंगे। बाकी थर्सडे से शाम को 8:30 बजे से आपके सीरीज नई स्टार्ट हो जाएगी, आपके सवाल और मेरे जवाब, ठीक है। ये सीरीज हम स्टार्ट करेंगे आपके डाउट्स के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो। और अगर वीडियो बढ़िया लगे तो ठोक दो ना लाइक को, ठोक दो लाइक, और शेयर किया करो हर बच्चे के साथ। और सर 90,000 फैमिली के मेंबर जल्दी कर दो, 90,000 फैमिली के मेंबर जल्दी कर दो। मैं वेट पता है किस लिए कर रहा हूँ आपको सरप्राइज देने का, कि मैं सोच रहा हूँ कि 90,000 फैमिली के मेंबर हो जाए। बट आप ऐसे नलायक बच्चे हो, ऐसे नलायक बच्चे हो कि वीडियो कई बच्चे देखते हैं, वो ये नहीं कम से कम सब्सक्राइब कर लें। जैसे इसके अंदर एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ, इसमें ज्ञान की बातें तो है सर, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरी फैमिली जब बड़ी होती है ना, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए और काम करूं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर दोस्त को बोलने की, चल भाई रिवीजन हो रही है, बहुत बढ़िया हो रही है, तू चल यहाँ पे चल, यही हम रिवीजन करेंगे, ठीक है जी। चलो जी, फिर बाकी अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, नहीं लगे तो फिर अपना वही काम करना जो 3-4 बच्चे नालायक करते हैं, ठीक है। बट मैं कोशिश कर रहा हूं उनको भी प्यार करवाने की टेक्स्ट से। बाकी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, किसी की बुराई मत करो, अच्छे इंसान बनो जी। थैंक यू सो मच यार, जय हिंद, बाय बाय।